हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देखेंगे टू बिकम पीएचडी सुपरवाइजर और को सुपरवाइजर एज पर CSVTU ऑर्डिनेंस 10। ये बेसिकली CSVTU यूनिवर्सिटी जो भिलाई में है उसमें या उससे एफिलिएटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर अगर आपको गाइड बनना है पीएचडी के तो उसकी क्या क्राइटेरियाज हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि मॉडिफाइड ऑर्डिनेंस नंबर 10 है जो पीएचडी से रिलेटेड है, और ये जो नया बना है मतलब जो मॉडिफाई हुआ है वो विल बी इफेक्टिव हुआ फ्रॉम 8 दिसंबर 2020। तो इसमें ही सेक्शन 11 है, पेज नंबर 9 में हम उसमें जाते हैं और उसमें समझेंगे कि अगर हमको पीएचडी सुपरवाइजर बनना है तो उसमें क्या क्या हमारे क्राइटेरियाज होने चाहिए या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। तो आइए अब हम, तो ये है ऑर्डिनेंस जिसमें कि 11th पॉइंट जो है वो सुपरवाइजर को सुपरवाइजर के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला दिया हुआ है कि अगर आप प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में तो वैसी कंडीशन में आपके पास एटलीस्ट 5 पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स होने चाहिए इन यूजीसी केयर या फिर आपके SCI इंडेक्स या रेफर्ड जर्नल्स में होने चाहिए इन स्कोपस डेटाबेस। ओके, तो अगर आप प्रोफेसर हैं तो आप बन सकते हैं सुपरवाइजर को सुपरवाइजर। सेकंड आता है अगर आप रीडर हैं, तो अगर आप रीडर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के तो उस कंडीशन में क्या कहा जा रहा है कि अगर आप देखिए रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, या फिर आप प्रोफेसर हैं एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर हैं कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी पोसेसिंग अ डॉक्टरेट डिग्री, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास 3 रिसर्च पेपर्स पब्लिश होने चाहिए। और यहाँ एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, प्रोवाइडेड दैट इन एरियाज और डिसिप्लिन वेयर देयर इज नो और ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ रेफर्ड जर्नल्स, मतलब अगर ऐसी आप डिसिप्लिन में है जिसमें कि रेफर्ड जर्नल्स ज्यादा नहीं है तो वैसी कंडीशन में यूनिवर्सिटी जो है उस कंडीशन को रिलैक्स भी कर सकता है। ओके, और दूसरा यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आप लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कहाँ के, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट UTD के या स्कूल ऑफ स्टडीज के या कॉलेजेस एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी, और लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपके पास डॉक्टरेट डिग्री होना जरूरी है। ऐसी कंडीशन में आपके पास अगर 3 रिसर्च पेपर्स हैं यूजीसी केयर अप्रूव्ड या SCI इंडेक्स या रेफर्ड में, तो आपके, और साथ के साथ इसमें दिया हुआ है कि आपके पास अगर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है आफ्टर PhD, तो ऐसी कंडीशन में भी आप सुपरवाइजर बन सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर दी हुई है कि जैसे ये पोस्ट PhD 2 इयर्स जो एक्सपीरियंस है उससे रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अगर आपके पास एक रिसर्च प्रोजेक्ट अवॉर्डेड है नॉट लेस देन 5 लाख। अगर 5 लाख का आपके पास एक प्रोजेक्ट है कहीं का भी, स्टेट का जैसे CG कॉस्ट का है या नेशनल का जैसे DST CSIR UGC का, या इंटरनेशनल है किसी भी गवर्नमेंट की स्पॉन्सरिंग जो एजेंसीज हैं वहां से अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, तो अगर आपका 2 इयर्स नहीं भी है और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और अगर आपके पास 3 रिसर्च पेपर्स हैं तो भी आप PhD गाइड बन सकते हैं। अब एक और यहाँ पर दिया हुआ है और करके, वो क्या दिया है, अगर आप साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर हैं नॉट बिलो द रैंक ऑफ यूनिवर्सिटी लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर, और अगर आप किसी स्टेट या सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, ऑर्गेनाइजेशन में है, एस्टैब्लिशमेंट या लेबोरेटरी में है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय द यूनिवर्सिटी एज रिसर्च सेंटर, ठीक है, और अगर आपके पास PhD की डिग्री भी है, आपके पास 3 रिसर्च पेपर्स हैं, तो उन कंडीशंस में भी आप बन सकते हैं PhD गाइड। अगर 3 पेपर नहीं भी है और अगर आपके पास 2 अगर इंडियन पेटेंट है या 1 आपके पास इंटरनेशनल पेटेंट है और 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो उस कंडीशन में भी आप PhD सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर बन सकते हैं। अब आते हैं हम 11.2 में। अगर कोई साइंटिस्ट है जो कि रेगुलर सर्विस में है रिसर्च लैबोरेटरी में, कहाँ की, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की, जनरली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है CSVTU उसी के ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन में अगर हैं आप तो भी आप अप्रूव हो सकते हैं एज रिसर्च सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर।
और अगर आप साइंटिस्ट हैं ग्रेड डी, ई एंड साइंटिस्ट एफ एंड जी, जिनकी क्वालिफिकेशन भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के इक्विवेलेंट है, तो उस कंडीशन में भी आप गाइड को गाइड बन सकते हैं। अब एक चीज है, अगर आप सुपरवाइजर बन गए हैं, आप रिकॉग्नाइज हो गए हैं, लेकिन अगर आपने एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर्स जो हैं वो ड्यूरिंग लास्ट 5 years में आपने पब्लिश नहीं किए हैं, स्पेशली यूजीसी केयर, SCI, स्कोपस डेटाबेस वाले में, तो फिर आप न्यू कैंडिडेट्स को एनरोल आगे नहीं कर पाएंगे। ओके, आगे और क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि जो सीनियर्स हो जाते हैं, जो जिनका सुपर एनुएशन वाला पीरियड होता है, वैसी कंडीशन में वो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसे सुपरवाइजर को सुपरवाइजर हैं जिनका सुपर एनुएशन हो गया है, तो नए कैंडिडेट को वो नहीं ले पाएंगे, पर अगर उनके पास ऑलरेडी कोई कैंडिडेट्स हैं तो उनको वो उनका वर्क को कंप्लीट कराएंगे। बट ऐसी कंडीशन में एक एडिशनल को सुपरवाइजर को ऐड करना पड़ेगा जो सर्विस में हो। ठीक है, एक चीज यहाँ और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ दी हुई है कि को सुपरवाइजर जो है वो कहीं के भी हो सकते हैं आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। मतलब यहाँ जरूरी नहीं है कि वो हमारे CSVTU के ज्यूरिसडिक्शन में ही आते हों। एक चीज जरूरी है कि सुपरवाइजर जो है उनका रेगुलर फैकल्टी मेंबर होना जरूरी है। कहाँ रेगुलर फैकल्टी होना चाहिए? जो हमारी यूनिवर्सिटी है CSVTU, उसी के किसी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में रेगुलर फैकल्टी होना जरूरी है। यहाँ पर फिर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल सुपरवाइजर्स आर नॉट अलाउड, बट को सुपरवाइजर्स जो है वो अलाउड है बाय द अप्रूवल ऑफ RDC ऑन रिकमेंडेशन ऑफ DRC। एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जैसे कोई गाइड है आपकी और वो अगर कहीं बाहर चले गए हैं, तो वैसी कंडीशन में वो गाइड तो आपके रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको उसमें को गाइड जो है वो ऐड करना पड़ेगा। So co-supervisors can be allowed with the approval of RDC on recommendation of DRC in interdisciplinary areas from any institute, organization or laboratory within or outside the university or foreign university with good academic record having at least 5 publications। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिनके 5 publications, अगर कहीं वो बाहर के भी हैं, तो आप उनको एज अ को गाइड ले सकते हैं या वो आपके को गाइड बन सकते हैं। एक कंडीशन और है, अगर कोई पर्सन खुद अगर PhD कर रहा है तो उस कंडीशन में वो एलिजिबल नहीं होंगे गाइड या को गाइड बनने के लिए, या फिर वो मेंबर ऑफ DRC RDC भी नहीं बन सकते हैं अगर वो खुद PhD कर रहे हैं और उसके लिए रजिस्टर्ड हैं। ओके, फिर एक फुल टाइम रिसर्च, एक फुल टाइम रेगुलर टीचर जो है, जो कि सारी कंडीशंस को ऑर्डिनेंस की फुलफिल करता है और वो हमारी जो यूनिवर्सिटी है उन्हीं के डिपार्टमेंट में है, या तो फिर किसी ऐसे कॉलेज में जो कि एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी है, विच इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च सेंटर and working as research supervisor at a nearby research center of the university in the same discipline shall be permitted to continue with existing students by appointing a co-supervisor in the research center। ये देखिए, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक co-supervisor रिसर्च सेंटर का होना जरूरी है। अगर कोई पर्सन गाइड है वो किसी दूसरे सेंटर का भी है, तो भी मान लीजिए किसी ऐसे कॉलेज का है जहाँ पर रिसर्च सेंटर नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको जिस रिसर्च सेंटर में एनरोल हुए हैं वहां का एक को सुपरवाइजर ऐड करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि कोई भी एक सुपरवाइजर है, उनके अंदर में कितनी सीट्स वो ले सकते हैं। तो अगर वो प्रोफेसर हैं तो टोटल ले सकते हैं 8 कैंडिडेट्स, अगर वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं तो 6, अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर हैं तो 4, अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर हैं तो 4 कैंडिडेट्स। इसमें भी यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि सोल कैंडिडेट्स आप 5 ले सकते हैं, मैक्सिमम 3 जॉइंट। अगर आपने सोल 4 लिया है तो 4 जॉइंट में ले सकते हैं, फिर आप 3 सोल 5 जॉइंट ले सकते हैं, 2 सोल 6 जॉइंट, 1 सोल 7 जॉइंट, या आप पूरा 8 कैंडिडेट्स जॉइंटली भी ले सकते हैं। सिमिलरली एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर लेवल में अगर आप हैं तो सोल, मतलब कि सिर्फ सुपरवाइजर अगर आप हैं तो 3 कैंडिडेट्स ले सकते हैं, साथ में 3 जॉइंट, 2 सोल 4 जॉइंट, 1 सोल 5 जॉइंट।
और 0 सोल 6 जॉइंट। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर लेवल में हैं तो 2 सोल 2 जॉइंट, 1 सोल 3 जॉइंट या फिर 0 सोल 4 जॉइंट। ओके, अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कब हम ये मानेंगे कि जो गाइड है उनकी सीट वेकेंट हो गई। तो जब कोई भी जो स्टूडेंट है वो अगर अपनी थीसिस को सबमिट कर देता है, सबमिट्स हिज और हर पीएचडी थीसिस, तो वैसी कंडीशन में भले अवार्ड नहीं हुई है पर अगर उन्होंने थीसिस सबमिट कर दी है तो सुपरवाइजर की वो सीट जो है वो वेकेंट मानी जाएगी, सो दैट वो किसी और स्कॉलर को कंसेंट दे सके। नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर कोई टीचर है, अगर वो ट्रांसफर हो गया उनका किसी दूसरे कॉलेज में, पर अगर वो सेम मैनेजमेंट है तो, और वो हम जो कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है, तो वैसी कंडीशन में उसका रिसर्च गाइड जो है उनका जो अप्रूवल है वैसे ही कंटिन्यू होगा। बट उस केस में भी यहाँ बोला गया है कि एक को सुपरवाइजर इनको एंगेज करना पड़ेगा रिसर्च सेंटर से भी। ठीक, लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि अगर रीलोकेशन हो रहा है वुमेन स्कॉलर का फॉर पीएचडी ड्यू टू मैरिज, तो वैसी कंडीशन में यूनिवर्सिटी जो है वो अलाउ करेगी, ट्रांसफर करेगी स्कॉलर को, उसमें रिलोकेट करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते कि वो सारे ऑर्डिनेंस की कंडीशंस को फुलफिल करे। और जो स्कॉलर है वो अपने ओरिजिनल जो रिसर्च सुपरवाइजर है उनको भी वो फुल क्रेडिट देंगे। ओके, सो इस तरीके से ये जो 11th पॉइंट है, 11th सेक्शन है, आप ये देखिए शुरू से, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका फॉर सुपरवाइजर एंड को सुपरवाइजर। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद अस। हमने ये मॉडिफाइड ऑर्डिनेंस 10 की पूरी सीरीज बनाई है, पूरे पेजेस की, आप उसको जरूर देखिएगा। स्टे कनेक्टेड विद अस।